हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स डन। पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड 9th की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था और ये जो फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पॉइंट भी हमने डिस्कस किए थे और आज हम लोग पॉइंट 2 डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्रांति की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि 9th की और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो मैं लाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांति की शुरुआत जो पॉइंट है उसको हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे जिससे कि याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए और आप अपने साथ नोटबुक भी लेकर के बैठिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और अगर दोबारा आप उसको पढ़ें तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। ऐसे जो चैप्टर होगी उसके लास्ट में मैं समरी भी दूंगी और कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन आंसर है उसकी भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी हो और आपको याद ना करना पड़े और आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम्स में बैठकर दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किस वजह से लुई 16 ने कर बढ़ाए थे, किस वजह से लुई 16 ने टैक्स बढ़ाया था, हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। फ़िलहाल मैं इसे शॉर्ट में बता दूं कि जो लुई 16 जब गद्दी पर बैठा था तो उस वक्त उसने पाया कि राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। राजकोष खाली होने के 5 वजहें थी और आपको अगर राजकोष खाली होने की वजहें पूछी जाएं, कारण पूछा जाए तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना तो ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि जो फ्रांस ने युद्ध किया था वो लंबे समय तक युद्ध चला था जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया था। दूसरा था जो अमेरिका की 13 कॉलोनी जो थी वो ब्रिटेन के कब्ज़े में थी और ब्रिटेन जो था वो फ्रांस का दुश्मन था। इस वजह से फ्रांस ने अमेरिका की मदद की और उससे 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया और उसके इसमें जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे खर्च हुए थे। थर्ड जो था वर्साई की जो महल थी उसमें उसकी शान शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत सारा खर्च का बोझ भी था जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया था। चौथा था जो कर्जदाता जिसने सरकार को कर्ज दिया था उसे भी 10% ब्याज की दर से दिया जा रहा था। और पांचवा जो कारण था वो ये था कि विश्वविद्यालय या फिर इसके अलावा प्रशासनिक जो जगह ही थी उनके रखरखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए जो खर्च हो रहे थे उसकी वजह से भी राजकोष खाली हो गया था। उस पर बहुत ज़्यादा बजट जो था उसका अच्छा नहीं था, राजकोष का पूरी तरह से खाली हो गया था। इसलिए इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए लुई 16 ने क्या किया था? लुई 16 ने कर लगाए थे। आपको याद हो गया, शॉर्ट में मैंने बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वो पार्ट 2 की वीडियोस देख सकते हैं। ओके नाउ, क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसने ऐसा किस प्रकार किया होगा? डेफिनेटली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक राजा तो खुद से ही सारा जो डिसीज़न है वो लेता है, बट यहाँ पर नहीं है। प्राचीन राजतंत्र के अनुसार जो फ्रांसीसी राजा होते थे, सम्राट होते थे, वो अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते थे। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी। ये जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के बारे में। ये जो तीनों स्टेट है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता था और उनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी टैक्स लागू करने के लिए। ओके, अब बारी आती है कि स्टेट जनरल कैसी संस्था थी। तो ये एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट जो थे वो अपने अलग अलग प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट को ही ये निर्णय लेने का अधिकार था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। तो ये जो स्टेट जनरल की जो बैठक थी वो लास्ट कब हुई थी? 1614 में, सन 1614 में इसकी बैठक हुई थी। उसके बाद जब नई कर की बारी आई, लुई 16 नई टैक्स लगाना चाहते थे तो उन्होंने फिर दोबारा स्टेट जनरल की बैठक
बुलाई। अब फ्रांसीसी जो सम्राट लुई 16 थे, उन्होंने क्या किया कि करों के प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए, ये डेट याद कर लीजिएगा, 5 मई 1789 को, याद रखिएगा, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई और इस बैठक के लिए वर्साई की जो महल थी, आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे और जिन्हें आमने सामने बैठाया गया था। ओके, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधियों को उनके पीछे खड़ा किया गया था। जो फर्स्ट स्टेट के जो प्रतिनिधि थे 300 थे, सेकंड के कितने थे 300 थे, और जो तृतीय जो स्टेट थे उनकी 600 प्रतिनिधि थे, जिसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जस्ट पीछे बैठाया गया था। आई होप समझ में आ रही होगी आपको बात। अब तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के लोग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो समृद्ध लोग थे, जो थर्ड कैटेगरी में, जो तृतीय स्टेट में आते थे, जो शिक्षित वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा था, उनका विचार था कि जो ये विशेष अधिकार फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिला हुआ है वो ना हो। और ये लोग कैसे थे? वो शिक्षित थे, समृद्ध थे। तो जो तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी कि इस प्रतिनिधित्व में किसानों, औरतों और कारीगरों को इस सभा में एंटर करने की कोई परमिशन ही नहीं थी। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी जो शिकायतें थीं, उनके जो मांग थे, किसानों, औरतों और कारीगरों के जो शिकायत थी, जो मांग थी, उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उसी लिस्ट को थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अब स्टेट जनरल के नियम के अनुसार सभी वर्गों को एक एक वोट देने का अधिकार था, एक एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 इसी प्रथा का दृढ़ता से पालन करना चाहता था, यानी कि एक तरफ एक एक मत। अगर ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है और थर्ड स्टेट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स देने का अधिकार नहीं मिला हुआ था, उनको ये छूट मिली हुई थी। बाकी बचे थर्ड स्टेट और यही टैक्स देते थे। अगर मत देने का अधिकार, ये तो अपना जो अधिकार था उसको बचाना चाहते थे, तो ये किसको वोट देंगे? ये टैक्स लागू हो, ये वोट देंगे। ओके, टैक्स लागू हो तो फर्स्ट स्टेट भी चाहेगा, सेकंड स्टेट भी चाहेगा, पर थर्ड स्टेट नहीं चाहेगा। अब फर्स्ट का एक वोट और सेकंड का एक वोट मिलकर बना 2 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट, तो ज़्यादा कौन हुआ? फर्स्ट और सेकंड स्टेट का वोट मिलकर ज़्यादा हुआ। तो यानी कि इससे क्या होगा कि जो कर है वो लागू कर दी जाएगी। लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने पूरी सभा द्वारा मतदान कराए जाने की मांग रखी। जितने भी लोग थे वहाँ पर, उन सभी के मतदान कराए जाने की मांग रखी, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होगा। ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत कहाँ से आया था? ये रूसो की अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिपादित लिखी हुई एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। इसी की मदद से, इसी के थ्रू ये मांग रखी गई कि जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी को एक एक वोट देना है। जैसे फर्स्ट स्टेट के 300 थे, सेकंड स्टेट के 300 थे, पर थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि आए हुए थे। तो उनकी मांग ये थी कि सभी को मत देने का अधिकार हो। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, डेफिनेटली सम्राट को तो लगेगा कि अगर मत देने का सबको अधिकार मिल जाए तो हो सकता है कि उनको मंजूरी ना मिले टैक्स की। इस वजह से उन्होंने ये क्या किया? इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे,
उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध प्रकट किया और वो सभा से बाहर चले गए। तो ये थी इनकी स्टोरी कि किस तरह से उन्होंने टैक्स का विरोध किया और जो अधिकार देना चाह रहे थे सभी को वोट देने के लिए, तो वो सम्राट ने इनकार कर दिया और वो लोग सभा से थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि चले गए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है। जब हम लोग इस 2 पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे तभी हम इस कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी जनता का प्रवक्ता समझते थे। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे तो वो क्या समझते थे कि पूरे फ्रांस के आम जनता की वो आवाज़ है, पूरे फ्रांस के आम जनता के प्रवक्ता हैं, थर्ड स्टेट के प्रवक्ता हैं। 20 जून को ये सभी प्रतिनिधि वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होकर उन्होंने खुद को क्या किया, नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की ताकत पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा और जब तक उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये असेंबली भंग नहीं की जाएगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए नाम के 2 नेताओं ने किया। और ये नोटिस करने वाली बात है, जो मिराबियो थे वो कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वो सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज की समाप्ति को आवश्यक मानता था। उसकी नज़र में भी था कि जो सामंती विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनकी समाप्ति ज़रूरी है, तभी थर्ड स्टेट को अपना हक मिल सकता है। उसने अपनी एक पत्रिका निकाली और वर्साई में एकत्रित भीड़ के समक्ष अनेक ज़ोरदार भाषण भी दिए। और आबेसिए कौन था? आबेसिए एक पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी थी। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में जुटी हुई थी उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। अब जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, जो बास्तिल के किले पर हमला हुआ था, लोगों ने बास्तिल के किले को ढा दिया, ये सारी बातें अब यहाँ से शुरू हो रही हैं। ओके, तो जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में जुटी हुई थी उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। ज़्यादा ठंड होने की वजह से फसल ख़राब हो गई और पावरोटी की कीमतें क्या होने लगी, हाई होने लगी। और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? इसी का फ़ायदा उठाया बेकरी मालिक ने स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतज़ार करने के बाद जो गुस्साई औरतें थीं वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी औरतें। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भीड़ थी औरतों की, उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सम्राट ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया था। ये बास्तिल के किले की जो घटना थी ठीक उसी वक्त हुई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल की जेल पर हमला करके उसे निस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि लोगों को उसी वक्त फ्रांसीसी सम्राट ने क्या किया था, सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया था। और यह अफवाह फैल गई थी कि जो राजा है वो नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे रहा है। तो इस वजह से क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया था, 14 जुलाई को बास्तिल की जेल पर हमला करके उसे निस्तनाबूद कर दिया। ओके, फ्रांस के प्रत्येक गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरदारों ने भाड़े पर लठे तो लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं और वे पकी फसलों को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भयभीत किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण करके अन्न भंडार लूट लिया।
यानी कि बहुत ही ज़्यादा अब नागरिक और सेना के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही थी। लोगों में ये अफ़वाह भी फैल गई थी कि जो लठैत और लुटेरे जो हैं वो आएंगे और उनके फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने खुद ही क्या किया कि उन्होंने ग्रामीण किलों पर आक्रमण करके अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जला दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर दूसरे देश भाग गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति से भयभीत होकर अंततः लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी शक्तियों पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यानी कि ऐसी सामंती व्यवस्था जो टैक्स ले सकती थी, और ऐसी सामंती व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दिया। पादरी वर्ग को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ देने के विवश किया गया। सभी प्रकार के धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। और चर्च, पिछले क्लास में हमने धार्मिक कर के बारे में जाना था, टाइद के बारे में, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। अब जो ये जब्त कर ली गई, इसमें इस तरह कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। तो ये थी पॉइंट 2 की बातें, और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि किस तरह से फ्रांस जो था वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यस, आप अपने बिलव्ड के साथ इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, 9th 10th 11th और 12th की बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं उन पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी आपको बहुत ईजी तरीके से बता सकूँ, समझा सकूँ। इसके अलावा समझाना मेरा काम नहीं है, बल्कि आपको एक पूरी समरी देना और आपके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करना मेरा काम है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।